नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। हमने पहले 2 एपिसोड में अंबेडकर जी के जीवन को समझने का प्रयास किया और कैसे वो मेहनत करके अमेरिका लंदन तक गए, पढ़ाई करके वापस आए, फिर यहाँ पे नौकरी की। उसके बाद उन्होंने अल्टीमेटली अदालत में जाके रजिस्ट्रेशन कराया, फिर प्रैक्टिस शुरू की। जब प्रैक्टिस शुरू की तो उनके सामने जो पहला केस आया वो था एक मानहानि से जुड़ा हुआ केस, जिसमें कि एक तथाकथित उच्च जाति के लोग जो इसको कहते हैं, उन्होंने मानहानि का केस किया था। तो उस केस में अंबेडकर जी ने उस केस को जीता ही नहीं, साथ में अपने समाज में सम्मान भी कमाया और अदालत के पूरे उस परिक्षेत्र में उनके काबिलियत की चर्चा भी होने लगी। केस जीतने के बाद दलित समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना बढ़ गई और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा भी काफ़ी बढ़ गई। लोग उनको देखने के लिए दूर-दूर से आते थे। उसी समय महाराष्ट्र में एक सम्मेलन हुआ महार जाति का, जिसमें शायद संभवतः ये महार जाति की एक पहली सभा थी, जिसमें अंबेडकर जी को विशेष रूप से बुलाया गया। उनका वहाँ काफ़ी सम्मान भी हुआ। वहाँ पे अपनी बात कहते हुए अंबेडकर जी ने कहा कि हमें जो कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, तो उसको लड़ने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी बात में वजन होना चाहिए, साथ में हमारे विचार दृढ़ होने चाहिए और तीसरी बात यह है कि हमारी आवाज़ में ताकत होनी चाहिए। अंबेडकर जी ने यह भी कहा कि अगर सारे जो अछूत लोग या जिसे हम नॉन टचेबल्स कहते हैं, अगर ये लोग संगठित हो जाएं या एक साथ बंध जाएं तो अपनी शक्ति का विकास कर सकते हैं, अदरवाइज हमारी शक्ति का विनाश ही होता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप ज़्यादा संख्या में सेना में भर्ती हो और समाज में दिखाओ और ये कह सको कि हम भी इंसान हैं और हम सारे कार्य कर सकते हैं। मैं बात आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं इस तरह के एपिसोड्स आगे और लाता रहूं। अंबेडकर जी ने सरकार से लिखित रूप से एक निवेदन किया कि दलितों को नौकरी दी जाए, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाए और उन्हें भोजन की व्यवस्था की जाए। सरकार शराब की जो बिक्री करती है उस पर रोक लगाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो नॉन टचेबल्स जो हैं यही अपने पैसे का जो बर्बादी होती है वो इस तरह के व्यसन में जाती है। अछूत के बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क व्यवस्था की जाए। साथ में इसी दौरान उन्होंने एक चौदार तालाब आंदोलन शुरू किया। निश्चय किया गया कि एक पर्टिकुलर डेट पे चौदार तालाब पे सभी लोग इकट्ठा होकर वहाँ पर पानी पिएंगे और उस समय जब लोग इकट्ठा हुए तो तथाकथित उच्च जाति के काफ़ी लोग वहाँ पे हथियार लेके आ गए और उस आंदोलन में इन लोगों को उस समय वापस जाना पड़ा, क्योंकि ये लोग निहत्थे थे। और उस जुलूस में फिर ये हुआ कि जब ये लोग वापस लौटे तब अंबेडकर जी ने उन लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि हमें चौदार तालाब पे फिर से इकट्ठा होना है और ये चूंकि हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए है तो हम अब पीछे नहीं हटेंगे। अपने भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि हमें पानी मिलना ही चाहिए, वो कुएं का हो, वो तालाब का हो या नल का हो, और हमें इसके लिए रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हम पर जो गुजर रही है ये हम ही जानते हैं, इसलिए हमें इसका विरोध करना ही चाहिए। हम कठपुतली बन के जीवन नहीं जी सकते। तो पुलिस के विरोध के बावजूद भी चौदार तालाब का जो आंदोलन हुआ और उस पर अगले दिन इन लोगों ने कब्जा किया और इस तरह से चौदार तालाब आंदोलन में उनकी योग्यता फिर साबित हुई और उनकी चर्चा अब दूर दूर तक होने लगी। जब भारत में साइमन कमीशन आया तो दलित नेता के रूप में अंबेडकर जी ने बहुत ही जोरदार तरीके से अपनी बात को रखा और उन्होंने ये कहा कि नौकरियों में दलितों को आरक्षण दिया जाए, युवकों को मताधिकार दिया जाए और अगर मताधिकार नहीं देते हैं तो उन्हें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था की जाए। इस तरह उन्होंने अपनी बात जब उसमें रखी तो उसके बाद वे एक दलित नेता के रूप में उनकी योग्यता साबित हुई और वो उस समय के सबसे बड़े दलित नेता के रूप में पहचाने जाने लगे। जब गोलमेज सम्मेलन हुआ बाहर तो उस समय महात्मा गांधी के अलावा मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, सर चमन लाल, सरदार उज्जवल सिंह, उसके अलावा कश्मीर, पटियाला, बड़ौदा
भोपाल, अलवर, इवन बीकानेर, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाहर गए और दलितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंबेडकर जी उनके यहाँ गए। उस समय ब्रिटेन में जॉर्ज पंचम का शासन था। सभी ने अपनी बात मंच से कही और सबसे अंत में नंबर जब अंबेडकर जी का आया, तब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राज में अछूतों की स्थिति बहुत ही खराब है। तो मुझे दुख है कि भारत में ये समस्या छुआछूत की ख़त्म नहीं हो रही है। सरकार को इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हम नॉन टचेबल्स जो लोग हैं, हम लोग तालाब पे नहा नहीं सकते, इन्हें सेना और पुलिस में भर्ती नहीं किया जा रहा है। तो जब वहाँ से वो लौट के आए तो गांधी जी से इनकी बड़ी लंबी चर्चा हुई। गांधी जी भी चाहते थे कि अनटचेबल्स का उद्धार हो, अंबेडकर जी की भी यही चाहते थे, लेकिन अंबेडकर जी का जो कहना था कि गांधी जी का विचार ठीक है, लेकिन वो विचार से जितना काम हो रहा है उस हिसाब से सरकारें एक्शन नहीं ले रही हैं, इसलिए हमें इसके आगे बढ़ के इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो अंबेडकर जी का ये कहना था कि ये प्रयास जितने भी किए जा रहे हैं काफ़ी नहीं, क्योंकि सरकार तक या तो बात पहुंचती नहीं है और पहुंचती है तो सरकार सुनती नहीं है और उनके समाज की बात सरकार ध्यान दे भी नहीं रही है। तो जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो दलितों के रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के अंबेडकर जी फिर वहाँ गए और फिर उन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग की गई, जो स्वीकार कर ली गई। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन को लेके गांधी जी का मत अंबेडकर जी से अलग था और इसको लेके गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन भी किया। तो मदन मोहन मालवीय ने यह प्रयास किया कि अंबेडकर जी और गांधी जी की एक मुलाकात कराई जाए, जिससे कि इस जो कंट्रोवर्सी पे एक विराम लगे और अंत में ये समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये शर्तें ये थी कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन में की बात छोड़ दी जाए, लेकिन दलितों की संख्या को रिप्रेजेंटेशन यानी कि सीटों की संख्या विधानसभा में बढ़ाई जाए। इन सीटों का निर्वाचन कानूनी रूप से हो, सरकारी नौकरी में दलितों की भर्ती की जाए और दलितों की शिक्षा पे अधिक से अधिक अनुदान दिया जाए और साथ ही छुआछूत को खत्म करने के लिए सरकार के लेवल पे प्रयास किए जाएं। इस समझौता को होने के बाद अंबेडकर जी जब वापस लौटे तो रमाबाई की जो उनकी पत्नी थी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और डॉक्टर को बुलाने की बात हुई। अंबेडकर जी ने कहा कि डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन रमाबाई ने कहा नहीं, अब मेरा जाने का समय हो गया है और मैं बहुत कमज़ोर भी हो चुकी हूँ। उन्होंने कहा कि आप मुझसे एक वादा करिए कि आप जीवन पर्यंत इस सामाजिक दुर्व्यवस्था से, जो ये रोग है समाज का, इसको ख़त्म करने के लिए आप जीवन भर प्रयास करेंगे। इसके बाद रमाबाई ने अपने प्राण त्यागे। उसके बाद जब अंबेडकर जी, रमाबाई की मृत्यु के पश्चात उनको काफ़ी सदमा लगा, वो काफ़ी विरक्त से हो गए। उन्होंने लगभग हर जगह जाना छोड़ दिया, उनकी जीवन एक निराशा उनके जीवन में आ गई। उन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए और उनको धीरे धीरे लोग इसी वजह से बाबा साहब कहने लगे। कई महीनों तक उनके इस तरह बीत गए। इस बीच न जाने कितने निमंत्रण आए, लेकिन अंबेडकर जी कहीं पे जाते नहीं थे, क्योंकि उनका चित्त काफ़ी अशांत हो चुका था, मनोबल टूटा हुआ था। जब मेवला कॉन्फ्रेंस हुई तो अंबेडकर जी को जब बुलाया गया तो पहली बार काफ़ी समय बाद अंबेडकर जी उस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो गए। वहाँ पे उन्होंने घोषणा की कि मैं धर्म परिवर्तन करने जा रहा हूँ। उस समय उन्होंने खैर धर्म परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन बाबा जी इस बात से, बाबा साहब बहुत दुखी थे कि काफ़ी प्रयासों के बाद भी अछूतों की स्थिति में कोई भी बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसके लिए वो वहाँ पे प्रदेश में राज्यपाल से मिले, क्योंकि राज्यपाल उस समय प्रदेश की सबसे बड़ी अथॉरिटी होता था। तो राज्यपाल ने कहा कि ये सारे चीज़ें तो ब्रिटिश के हाथ में हैं और हम प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने प्रयास भी किया है, लेकिन पुलिस और सेना में भर्ती के लिए कोई आगे आ भी नहीं रहा है। तब बाबा साहब को ये समझ में आया कि सरकारी काम धीरे धीरे सरक सरक के ही होता है और उन्होंने सब्र किया कि ठीक है, समय आने पे चीज़ें होंगी। इसके बाद बाबा साहब ने वायसराय से मिलने का मन बनाया। तो जब वायसराय से मिले उस समय फिर महार रेजिमेंट की स्थापना हुई। महारों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, अब सेना में उनकी भर्ती भी हुई और उन्होंने कहा कि सिखों, हिंदू और मुस्लिमों की तरह से वायसराय की काउंसिल में दलितों का भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। देश लगभग आज़ादी के करीब था, लेकिन बंटवारे की कगार पे, और डर ये था कि बाबा साहब को कि अगर बंटवारा हुआ तो जितनी भी रियासतें हो सकता है कि वो टूट के अलग हो जाएं। इसलिए
अंग्रेज बिना बंटवारे के देश आज़ाद करने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर को आज़ादी के बाद पहला कानून मंत्री बनाया गया। गांधी जी और नेहरू जी के प्रयासों से अंबेडकर जी को एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि भारत का संविधान निर्माण किया जाए। अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। इसलिए भारत के संविधान का शिल्पकार भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। 26 जनवरी को संविधान लागू करने की डेट रखी गई और आज को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। समय बीतने के साथ साथ अंबेडकर जी को भी काफ़ी बीमारियां लगने लगी, खासकर उनको डायबिटीज़ हो गया, काफ़ी कमज़ोर रहने लगे। और उनका जो पुत्र यशवंत राव था, उसने काफ़ी जिद की कि हम लोग आपको हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। वो शुरुआत में तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में उनको एडमिट करा भी दिया गया। वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो वहाँ पे जो डॉक्टर उनकी ट्रीटमेंट कर रही थी, डॉक्टर शारदा कबीर, उन्होंने बड़ी अच्छी से उनकी देखभाल की। और जब अंबेडकर जी ठीक हो गए, तब उन्होंने डॉक्टर शारदा कबीर से कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं और मैं तथाकथित जो कहा जाता है कि मैं अनटचेबल हूँ, तो आपने मेरा इलाज किया तो क्या आपको बुरा नहीं लगा? उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर हैं, हमारे लिए ये मतलब नहीं रखता कि कोई आदमी किस धर्म से, किस जात से आता है। मेरा तो धर्म मानव धर्म है और मैं सेवा करती हूँ। तब अंबेडकर जी ने कहा कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और शायद वो होती तो मेरी ये हालत भी ना होती, और मैं इस तरह से बीमार भी हो गया क्योंकि मेरा कोई ध्यान उस तरह से नहीं रख पाता है। तब डॉक्टर शारदा कबीर ने कहा कि यदि आप चाहेंगे, अगर आप, तो मैं जीवन भर आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उन लोगों ने आपसी सहमति से विवाह किया। उसके बाद कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया, और हिंदू कोड बिल को जब केंद्रीय परिषद के पटल पर रखा गया तो देश भर में उनके खिलाफ विरोध शुरू हो गया और वो हिंदू कोड बिल पास ना हो सका। अंबेडकर जी ने बहुत दुखी होकर इस हिंदू कोड बिल न पास होने से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और वो कांग्रेस से अलग भी हो गए। ये बाद में हिंदू कोड बिल पास हुआ, मगर उस समय अंबेडकर जी के हाथों नहीं, वो किसी और के हाथों पास हुआ। हिंदू कोड बिल की खास बात यह है इस बिल में कि जो अंबेडकर जी ने डिज़ाइन किया था, इसमें जो बेटियों को आज संपत्ति में अधिकार मिला है, यह अधिकार मिलने का जो सबसे बड़ा जो इंस्ट्रूमेंटल रोल इसमें किया था वो अंबेडकर जी ने किया था। इसलिए आज बेटियों को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि आज जो भी अधिकार है वो अंबेडकर जी की वजह से है। और जब इस तरह की व्यवस्था में काफ़ी दिन तक निराश होने के बाद अंत में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का मन बना लिया। और उसके बाद वो अपनी पत्नी, अपने बेटे और उनका एक जो बहुत ही करीबी था नानक चंद्र स्तु, उसके साथ वो नागपुर गए। वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली और वहीं पे वो रहे। उसके बाद मुंबई आए, वहाँ पे उनका स्वास्थ्य गिरता गया और अंत में इस बीमारी यानी कि डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाने और उसके बाद कमजोरी होने के बाद उनका निधन भी हो गया। उनका जीवन एक इंस्पिरेशन है हर उस आदमी के लिए जो गांव की गरीबी से निकला और जीवन में कुछ करना चाहता है। वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भाषा बोलने वाले क्षेत्र का हो, ये सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, सीखने वाली चीज़ है कि किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले 2 एपिसोड में जैसे हम लोगों ने देखा कि उनसे हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, तो पहले 2 एपिसोड में हम लोगों ने इस पे बात की। इस एपिसोड में हम लोग उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों तक समाज की चिंता करना। वो समाज हमारे भारतीय समाज का कोई भी हिस्सा हो सकता है या पूरा भारतीय समाज एज ए होल हो सकता है। दूसरा है अपमान के बाद भी कार्य करते रहने की जो लगन है, ये अंबेडकर जी से सीखी जा सकती है। तीसरा है कि सहनशीलता, इतने अपमान के बाद भी सहनशीलता के साथ अपने कार्य को लगातार करते रहना, यह अंबेडकर जी से सीख सकते हैं। और उन्होंने जीवन में जो सबसे ज़्यादा महत्व दिया वो था ज्ञान को महत्व दिया। उनका जब ज्ञान आप अर्जित कर लेते हैं तो जीवन में आपके लिए हर दिशा में रोशनी दिखाई देती है और आपके बढ़ने के रास्ते दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो अभी तक मैंने 3 एपिसोड में अंबेडकर जी के जीवन में या उनके जो थॉट प्रोसेस के बारे में जो बात की, इसके अलावा उनकी जो डीप एनालिसिस देश को लेके थी, उसके लिए अगर आप उनकी कुछ बुक्स पढ़ना चाहें तो मैं उन बुक्स के बता देता हूं कि जैसे उनकी जो पहली किताब जो बहुत अच्छी है, जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट,
दूसरी है प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, तीसरी है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, चौथी है बहिष्कृत भारत, पांचवी है पाकिस्तान या भारत का विभाजन। इन किताबों को पढ़ के आप अंबेडकर जी की जो अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड सोसाइटी, टुवर्ड नेशन, टुवर्ड पीपल, टुवर्ड कास्ट, टू मतलब सभी क्षेत्रों में वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना एपिसोड यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। आपसे एक बार फिर से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं इसके बाद जो अगले आप एपिसोड लेके आऊँगा वो इसी तरह के किसी ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करूँगा जिससे कि जीवन में कुछ सीखा जा सके। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।